नेपाल की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती हैं और रात को घोड़े से क्या काम लेती हैं, ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आधी रात के वक्त अचानक से मुझे साहब के घोड़े रेंचो की आवाज़ आई, जिसे सुन मैं चौंक कर उठ गया। सोने से पहले तो मैं उसके अस्तबल की तरफ से घूम कर आया था, तब वह बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि वह बुरी तरह से हिनहिना रहा था। कुछ देर मैं अपनी जगह पर लेटा रहा क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन जब मुझे लगा कि रेंचो की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है, बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे कोई परेशानी हो रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन बेजुबान जानवर की फिक्र के कारण मैं खुद को रोक न पाया। इसलिए आधी रात को अपना बिस्तर छोड़कर मैं कमरे से बाहर निकल आया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुझे लगा शायद उसे ठंड की वजह से कोई तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो वहां के नज़ारे को देख मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मेरी मालकिन पति के सामने पहने जाने वाले कपड़े पहनकर अपने घोड़े के साथ जिस तरह खड़ी थी, मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मेरी मेम साहब गोरी चिट्ठी और खूबसूरत औरत थी। उसके काले लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे और चांद की रोशनी में वह कोई खूबसूरत सी परी लग रही थी, जो उस वक्त शायद अपने आप में नहीं थी। रात को इस वक्त घोड़े के पास और मेम साहब के इस अंदाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वह घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे गले लगाए संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घोड़े के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो। मेम साहब का ये अंदाज ऐसा था जैसे वो उसे उकसा रही हों। लेकिन आधी रात को मेम साहब यहाँ पर किस मकसद से आई थी, ये बात मुझे समझ नहीं आई। और फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ तो मालकिन ने उसकी ज़ुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने लगी। उसके बाद घोड़े के पेट पर हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के पास बैठ गई। मेम साहब की हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए और मैं वहीं से वापस पलट कर लौट आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली नेपाली मेम साहब ऐसी हरकत भी कर सकती है। जो कुछ मैं अब देख चुका था, उसके आगे कुछ भी देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। फिर मैं अपनी जगह वापस आकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में मेम साहब की वह हरकत घूम रही थी। जितना कुछ मुझे समझ में आया था वह बर्दाश्त से बाहर था। क्या साहब कई हफ्तों से बाहर हैं, इसीलिए मेरी मेम साहब आधी रात को घोड़े के साथ थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े की आवाज़ आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मालकिन ने आखिर कैसे कपड़े पहने हुए थे। मेम साहब तो साहब की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही, यही सोचते सोचते मुझे नींद लग गई थी। उसके बाद मेरी आँख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया तो मेरी मेम साहब नाश्ते के टेबल पर बैठी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। ये देख मेरी जान निकल गई क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी थी। पता नहीं मेरी मेम साहब को इतने सवेरे उठने की आदत कैसे थी, या फिर रात भर वह सोई ही नहीं थी। मैंने हमेशा उनकी आंखों में लालपन देखा था, जैसे वह रात भर की जगी हुई हो। जब से वह शादी करके इस घर में आई थी, मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती रहती थी कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वह साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीज़ थी। लेकिन आज उन्हें देखते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। मुझे अपनी मेम साहब से बड़ी ही अजीब सी घिन महसूस हो रही थी, क्योंकि कोई औरत घोड़े के साथ ये सब कैसे कर सकती है। वह अपने पति के पीछे ऐसी हरकतें कर रही थी। मैं अपने साहब का वफादार नौकर था और ये बात मेरे लिए अब बर्दाश्त से बाहर थी कि कोई औरत मेरे साहब को ऐसा धोखा दे। अगर कोई और औरत होती तो मैं साहब को रात वाली बातें पहले ही बता देता, लेकिन वह साहब की पत्नी थी और मेरे साहब अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए मैं फ़िलहाल शांत हो गया। मेरे साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, जिस वजह से उन्हें अक्सर कभी दूसरे शहर
तो कभी दूसरे देश जाना पड़ता था। पिछले 3 हफ्तों से वह किसी दूसरे शहर गए हुए थे। घर में मेरी नई मेम साहब और मेरे साहब की माँ यानी बड़ी मेम साहब मौजूद थीं। बड़ी मेम साहब को सुबह आराम से उठने की आदत थी, इसलिए मैं भी बंगले में सुकून से ही आया करता था। लेकिन जब से नई मेम साहब आई थी, मुझे सुबह सवेरे ही उठकर काम पर लगना पड़ता था। मेरी नई मेम साहब की आदतें बहुत ही अजीब सी थीं और मेरी समझ से बाहर भी। मैं जब भी बड़ी मेम साहब से उनके बारे में बात करता तो वो कहती कि वह नेपाली औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं, इसलिए तुम फिक्र ना करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। साहब के आदेश पर मैं नेपाली खाना पकाना भी सीख रहा था और नेपाली भाषा भी मुझे पहले से थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि मेरे साहब भी अक्सर नेपाली भाषा में ही बात किया करते थे। साहब चाहते थे कि मेम साहब को अपने देश की याद ना आए और वह हमारे माहौल में ही रच बस जाएं, इसलिए हमारे घर को नेपाली के माहौल की तरह कर दिया गया था। लेकिन नेपाल के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं। मेरे लिए उन्हें समझना और उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं तो उत्तराखंड से था और सिक्किम आने के बाद मुझे पहली ही नौकरी अपने साहब के बंगले में मिली थी और मैंने खुशी खुशी ये नौकरी कर ली थी। मेरे साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्हें अपने कारोबार की वजह से ज़्यादातर नेपाल में रहना पड़ता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मेम साहब थी और मुझे उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मेम साहब के लिए मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। साहब को नेपाल में रहते रहते नेपाली बोलने की आदत हो चुकी थी। वो अक्सर यहाँ आने के बाद भी नेपाल की भाषा में बात किया करते थे और इस वजह से मुझे वहाँ की कुछ भाषा समझ आने लगी थी। इतने सालों में साहब ने मेरा हर अच्छे बुरे वक्त में इतना साथ दिया था कि मैं उनका सबसे वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले साहब नेपाल से वापस लौटे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी खूबसूरत पत्नी भी थी। साहब ने मुझे बताया कि आज से वह मेरी नई मेम साहब हैं, क्योंकि साहब को नेपाल में उनसे प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली और अब उन्हें सिक्किम ले आए हैं। ये खबर न सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी, बल्कि बड़ी मेम साहब भी हैरान रह गई थी, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें बिना बताए अपनी मर्जी से शादी कर ली। वह दुल्हन को घर ले आए थे। शुरू में तो बड़ी मेम साहब ने उस दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि नेपाल की औरतें सिक्किम की औरतों से बहुत अलग होती हैं और नेपाल की औरत को पत्नी बनाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं, क्योंकि उनके तौर तरीके और रंग ढंग हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बिल्कुल गैरों की तरह। और उनके बारे में बड़ी मेम साहब कुछ भी नहीं जानती थीं, लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत देखी तो वह मान गईं और फिर धीरे धीरे नई मेम साहब को अपना लिया। लेकिन बड़ी मेम साहब ने सही अंदाज़ा लगाया था। नई मेम साहब के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदला था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। जब साहब घर पर ना होते तो वो कभी फिटकरी का ढेर मंगवाती तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं वह सारा वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करती रहती थी। फिर एक दिन जब साहब काम से घर लौटे तो वह खाने की टेबल पर बैठी उनसे ज़िद करने लगी कि उन्हें एक ताकतवर घोड़ा चाहिए, वह घोड़े के बिना नहीं रह सकती है। मेरे साहब ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवरों से एलर्जी है और घर में किसी भी किस्म का जानवर आते ही उन्हें उस एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मेम साहब को इतना ही शौक है तो वह कभी कभी उनके दोस्तों के घोड़े से दिल बहला सकती हैं। साहब की बात सुनकर नई मेम साहब रोने लगी और रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम नेपाली औरतें घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्तों घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी। मैं उसकी देखभाल खुद करूँगी और ख्याल भी रखूँगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी नई मेम साहब को अच्छी खासी हिंदी भी आती है। पहले तो साहब ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी और अपनी बात से नहीं हटी
तो ना चाहते हुए भी साहब ने उन्हें काले रंग का ताकतवर घोड़ा खरीद दिया और कह दिया कि उस घोड़े को वह घर के पिछले हिस्से में ही बांध कर रखें। नई मेम साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गई और घोड़े को देखकर उनके चेहरे पर ऐसी रौनक आई थी जैसे वह घोड़ा नहीं बल्कि बहुत ख़ास चीज़ हो। मुझे भी यही लगा कि शायद मेम साहब तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती है या फिर नेपाल की औरतें घोड़े की आदी हो गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि नेपाल की औरतें घोड़े के साथ क्या करती हैं। मेम साहब को घर आए 2 महीने ही हुए थे। फिर जब एक बार फिर साहब को नेपाल जाना पड़ रहा था तो उन्होंने नई मेम साहब से साथ चलने को कहा, लेकिन नई मेम साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं अब यहाँ रहने की आदत डालना चाहती हूँ, यहाँ के माहौल को अच्छे से समझना चाहती हूँ। ये सुनकर साहब उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए और वह घोड़े के साथ वक्त गुजारने लगी। नई मेम साहब की आदतें बहुत अलग थीं। वह खाने में हर वह चीज़ खाती जिनसे उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी औरत को इतनी गर्म चीज़ें खाते नहीं देखा था जितनी मेरी नई मेम साहब खाती थी। वह वक्त पर खाना खाती और अपनी खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती। साहब घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी वह हर वक्त खुशबू में रची बसी रहती थी। अपने नए घोड़े रेंचो से भी उन्हें बहुत लगाव था और वह हमेशा ही उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारती थी। और जो मैंने पिछली रात को देखा था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। कोई औरत एक घोड़े के साथ। फिर मैंने सोचा था कि अगली बार मैं मेम साहब का पूरा सच अपनी आंखों से देखूंगा और फिर साहब को इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर धब्बा था। अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने कमरे से निकला और दबे पांव अस्तबल के पास पहुंच गया। आज भी मेम साहब घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके चेहरे को सहला रही थी। उनके ऐसा करने की वजह से घोड़ा जोश में आने लगा। फिर घोड़े ने अपनी जुबान से मेम साहब का मुंह चाटा और प्यार का इजहार करने लगा। मेम साहब ने पूरी तरह से घोड़े को मोहब्बत और जज्बात से काबू में कर लिया। फिर वह धीरे से उसे सहलाते हुए उसके कदमों के पास बैठ गई। ये देख मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आगे के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिया। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे समझ नहीं आया कि मेम साहब ने ऐसी हरकत क्यों की। क्या इसीलिए उन्होंने साहब से घोड़े को लाने की जिद की थी? इसीलिए वो साहब के कहने के बावजूद भी अपने घर नहीं गई? क्योंकि चली जाती तो ये कैसे कर पाती। बड़ी मेम साहब ने ठीक कहा था कि नेपाल की औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह सिक्किम की औरतों जैसी नहीं होती। और आज उनकी बात का मतलब मुझे समझ आ गया था, क्योंकि ऐसा करते तो मैंने आज तक किसी भी औरत को नहीं देखा था। इसलिए मैं खामोशी से पूरा नज़ारा देखने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि मुझे इस बारे में अब बात करनी चाहिए या नहीं। साहब को वापस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था और यह 1 हफ्ता मैं अपनी नई मेम साहब की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मेम साहब जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस लौटी तो उस वक्त मैं अपने कमरे में वापस जाने की बजाय दबे पांव उनके कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा तो मैं ये देखकर हैरान था, क्योंकि मेम साहब ने तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की। मेरी नई मेम साहब कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। ऐसी हरकत करने के लिए ही मेम साहब आधी रात का वक्त तय करती थी और अपने घोड़े के साथ उनका रिश्ता। मेरे लिए खामोश रहना पॉसिबल नहीं था। मैंने उस घर का नमक खाया था, इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मेम साहब की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मेम साहब के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मेम साहब कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे लड़के ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसकी बीवी के खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वह कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे साहब की दौलत को देखकर उससे शादी की है और वह आज नहीं तो कल तुम्हारे साहब को छोड़ जाएगी। बड़ी मेम साहब की बातों ने मुझे और भी परेशान कर दिया था। वह नई मेम साहब को रोकने का
कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह वह अपने बेटे से दूर हो जाएंगी और उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ साहब की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से उनकी वापसी की दुआ करता, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जान जाता कि नई मेम साहब क्या कर रही हैं। पता नहीं मेरी मेम साहब कैसी औरत थी, या शायद नेपाल की औरतें ऐसे ही करती हैं। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब साहब वापस आए तो आते ही नई मेम साहब को गले से लगाया और अपने प्यार का इजहार करने लगे। मैं तो पीछे खड़ा था और ये सोचने लगा कि पता नहीं मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। अगर साहब को मेरी बात का यकीन नहीं हुआ तो मेरी 7 साल पुरानी नौकरी को खतरा हो सकता है, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होगा। मैं किस तरह साहब के सामने खुद को सही साबित करूंगा, और उनकी पत्नी आखिर इस बात का इकरार करेगी ही क्यों कि उनकी गैर मौजूदगी में आधी रात को वो घोड़े के साथ क्या कर रही है। जब मेरे साहब आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकले तो मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे, जैसे कि वह हमेशा करते थे। तब मुझे मौका सही लगा कि मैं साहब को नई मेम साहब की हकीकत बता दूं। साहब मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं करते ये उन पर है। यही सब सोचकर मैंने साहब को बता दिया कि रात के अंधेरे में उनकी पत्नी किस हालत में घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनकर साहब बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है। मानता हूँ कि उसे घोड़े से बहुत लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह ऐसी हरकत करे, और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा। वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है और हमारी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने साहब के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी निभाना था। बाकी मेम साहब क्या करती हैं और क्यों करती हैं, ना ही ये जानना मेरा मसला है और ना ही मुझे इस बात से कोई मतलब है। लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान न पहुंचा देता, क्योंकि जो मेम साहब कर रही हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर साहब शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसीलिए एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। साहब की बात सुनकर नई मेम साहब थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि जल्दी वापस आ जाइएगा। साहब चुपचाप रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए। जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो साहब को वहां बैठा देख हैरान रह गया। मैं समझ गया कि साहब सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। फिर रात को जैसे ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई तो साहब कमरे से निकल गए और अस्तबल तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को घोड़े की टांगों के करीब बैठे देख लिया था। साहब को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो फौरन नई मेम साहब के पास पहुंच गए। उनको देखकर मेम साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब साहब ने गुस्से में उनसे सवाल जवाब शुरू किए तो उनकी बोलती बंद हो गई। साहब का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ा तो मेम साहब रोने लगी, और फिर उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और साहब दोनों ही हैरान रह गए। मेम साहब ने रोते हुए बताया कि जब वह शादी करके साहब के साथ इस घर में आई तो यहाँ सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें यहाँ के रस्म रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही इस देश की आदत थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ऐसे में साहब भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश चले जाते थे। फिर एक दिन उन्हें साहब की माँ यानी बड़ी मेम साहब ने अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने नई मेम साहब को बताया कि साहब जल्दी जल्दी दूसरे देश इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके कई लड़कियों के साथ रिश्ते हैं, लेकिन अगर वह साहब को जल्द से जल्द बच्चे की खुशी दे देंगी तो उनके बच्चे साहब के पैरों की जंजीर बन जाएंगे और कभी भी किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर नई मेम साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने तो घर वालों के खिलाफ जाकर साहब से शादी की थी और हमारे देश आई थी। अगर ऐसे में साहब उनके साथ कोई धोखा करते तो वह बेसहारा हो जाती। यही सोचकर जब वह परेशान हुई तो बड़ी मेम साहब ने एक तरीका बताया कि अगर वो किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहेगी
उसे अपने शरीर का स्पर्श देगी, उसके सामने वही कपड़े पहने जो पति के सामने पहनती है और उसकी टांगों के पास बैठकर कुछ देर बाद उसकी दुम के बालों को काटकर अपने बिस्तर के नीचे रखा करेगी, तो जल्द ही उनके भी बच्चे हो जाएंगे और साहब दूसरी लड़कियों की तरफ देखेंगे भी नहीं। नई मेम साहब बड़ी मेम साहब की बातों में आ गई। उन्हें लगा कि इस तरह का टोटका करने से सच में साहब उनके काबू में आ जाएंगे और उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बड़ी मेम साहब की बातों में आकर ही साहब के सामने झूठी बात कही थी कि नेपाल की औरतें घोड़े के बिना नहीं रह सकती, ताकि साहब उनकी खुशी के लिए उन्हें घोड़ा खरीद कर दे दें और जब वह दूसरे शहर चले जाएं तो वह घोड़े के साथ वह सब करने लगे जो उनकी सास ने उन्हें कहा था। लेकिन यह सब बिल्कुल ही बेईमानी और दकियानूसी से भरा था। मेरी बड़ी मेम साहब ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मेरा कमरा अस्तबल के पास ही है और मैं साहब का वह ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब नई मेम साहब को कोई ऐसी हरकत करते हुए देखूंगा तो साहब को ज़रूर बता दूंगा और बड़ी मेम साहब खुद भी साहब के आगे उनकी पत्नी की शिकायत लगाकर उन्हें घर से हमेशा के लिए निकलवा देंगी। बड़ी मेम साहब नई मेम साहब को सीधी तरह से तो इस घर से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का डर था। इसलिए उन्होंने ऐसा अजीब सा खेल खेला था और मैं भी उनका शिकार बन गया। अगर साहब पूरी सच्चाई जानने की कोशिश ना करते तो शायद वह भी नई मेम साहब को इसी तरह समझते जैसा कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर साहब के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदगी से साहब के आगे सर झुकाकर खड़ा था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका असली कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मेम साहब ने खुद अपने मुंह से इस बात को मान लिया था कि वह नेपाल की औरत को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती है, बल्कि किसी खानदानी लड़की से साहब की शादी करवाना चाहती है, क्योंकि बड़ी मेम साहब को ये पक्का यकीन था कि नेपाल की औरतें अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में नई मेम साहब ने अपनी सेवा और प्यार से बड़ी मेम साहब का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वह बदले में भी मोहब्बत ही देती है। और ये बात नई मेम साहब ने सही साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक किसी ज़ुबान या भाषा से नहीं बल्कि दिल से होता है। कहने को मैं भी उस घर का एक नौकर था, लेकिन नई मेम साहब मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती है। उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में है और वह पहले से भी ज़्यादा उससे प्यार करती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि दूसरे देश की औरतें वफादार और सेवा करने वाली नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का रिश्ता भाषा और जुबान से है? तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।